अस्सलाम वालेकुम। कल तक हमने यहाँ तक आए थे। एनईपी के बारे में मैं थोड़ा बोलना बाकी रह गया था। इंशाअल्लाह आज वो कवर करते हुए आगे जाएंगे। और ये हमारा आखिरी सेशन है जो टीईटी का क्लासेस के लिए है, आखिरी सेशन है। तकरीबन 1 घंटे की ये वीडियो रहेगी। इसमें 15 से 20 मिनट मैं खुद हाजिर रहूँगा। उसके बाद पैडागॉजी में जितने हमें अपलोड नहीं करे उस पर बचे हुए चैप्टर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा। उसमें आप ख्याल से देख लें सवालात के नमूने कि कौन से चैप्टर से कैसा सवाल निकाले। अगर बोल को तकरीबन स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो उस पर उर्दू नोइंग पर्सन्स, ख़ासकर उर्दू जानने वाले बच्चे, हमारे बच्चों को तो माशाअल्लाह कन्नड़ मीडियम में तो पढ़े थे, इंग्लिश में तो पढ़े, कोई बात नहीं। अलबत्ता आपको उर्दू आ जाती है और समझ जाते हैं, इसीलिए मैंने उर्दू को चॉइस किया है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है क्योंकि सब्जेक्ट एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टीईटी एग्ज़ाम। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह जितने हमें नोट्स भेजी तुम्हें अगर वो पूरे कवर करे तो माशाअल्लाह आप एलिजिबल हो जाते हैं। और मैं अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। और रही दूसरी बात, कल पेपर के लिए चंद बच्चे फर्स्ट पेपर के लिए हैं, चंद बच्चे दूसरे पेपर के लिए हैं। पेपर कौन सा तो पैडागॉजी तो सबको सेम रहता, उर्दू भी कम सर सेम रहता, इंग्लिश भी सेम रहता। बाकी तुम्हारे कोर सब्जेक्ट है साइंस के लिए हम ऑलरेडी ये दे डाली, नोट्स दे डाली। बाद में पेपर फर्स्ट वाले के लिए हिसाब जो हमें पैटर्न आता था उसके पैटर्न के तहत हमें ऑलरेडी अपलोड करें फार्मूलेज वो ये। उसके बाद एसएस में रहा 8वीं के नोट्स भी मैं भेज को ही हूँ, वो तुम्हें उसका मुतालिया कर सकते हैं। और आपसे एक बार अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे की एनईपी के बारे में मैं तकरीबन बताया था कल। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी सेम वर्ड है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सेम वर्ड है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी करने को जब आया तो तुम्हारे दिमाग में 2005 में राइज हुई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू हुई। उसके बाद इससे थोड़ा तरमीम करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाए। ये 2020 में बनी, 23-24 में लाए अमल पर लाई गई। जैसा कि हिंदुस्तान का कानून 1949 में बना और 50 में अमल में आनी, वैसा कि ये कानून बना एनईपी का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये 2020 में बना, 23-24 में अप्लाई हुआ। तो सबसे पहले अप्लाई करने वाली पहली रियासत कर्नाटक थी। अब यहाँ पर वो कल बोल डाली हुई यहाँ पर थोड़े राजकीय सियासती वजूहात के बिना पर इसे तात्कालिक पकड़ी सवाल आता है ना आता मुझे तो मालूम नहीं। तकरीबन मैं भी उसे कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 नंबर आ जाए। तो इसे ये फार्मूला हमें न्यू एनईपी जब आता हमारे दिमाग में, ये फार्मूला हमें याद करना 5-3-3-4, ये इसी पर मबनी है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये 5 के यहाँ 5 हिस्से हो जाती हैं, 3 हिस्से होती हैं। ये देख लो कैसा करो को। पहले है किंडरगार्टन, ये बच्चा 2 साल के बाद 3 साल तक, 2 साल से 3 साल से 4 साल तक पढ़ता ना किंडरगार्टन। उसके बाद शुरू होता हमारा एलकेजी, उसके बाद यूकेजी। तब यहाँ 3 साल को नहीं जमा तो 3 साल को किंडरगार्टन हुआ, 4 साल को एलकेजी हुआ, 4 साल 5 साल कंप्लीट होने तक हमको 6 साल को 1 महीना 2 महीने कम पड़े रहती हैं, यूकेजी हुआ। ये इसका उम्र कितना है तो 6 साल का वक्फा, 6 साल के वक्फे में। बाद में यहाँ से पहली जो है 6 से 8, 6 से 8 यहाँ 6 में
6-7 में पहली पढ़ा, 7-8 में दूसरी पढ़ा। यहाँ रहा तीसरी, 3, 4, 5। यहाँ पर ये 5 का, यहाँ 5वें 2 साल उन्हें बचपन घर में गुजारा। सो तीसरा स्टेज कौन सा, किंडरगार्टन। चौथा स्टेज कौन सा, LKG। 5वां स्टेज सा UKG। तो यहाँ पर उसकी तालीम यहाँ दूसरी तक आगा है, LKG UKG। अब उसके बाद पहली दूसरी, ये तीसरा स्टेज है। अब यहाँ पर रहा 5 का जो वक्फा है, दरमियानी अरसा बोलते हैं उसे। ये किंडरगार्टन पहला है, LKG है दूसरा, UKG है तीसरा, पहली जमात है चौथा, दूसरी स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड है, 5वां। ये 5 जमरे, ये किसमें 5 आ गए। यहाँ एज कितना आता है तो 8 तक आती, 0 to 8 0 to नहीं आती यहाँ, मतलब बच्चा 2 साल के बाद ही हमारे पास 3 साल का रहता है, 3 to 8 या 0 to 8। ये है कि 5 स्टेज मरहले पार कर डालता हूँ। उसके बाद दूसरे मरहले में आए तो हमें 3, 4, 5 यहाँ को LPS लोअर प्राइमरी स्कूल, LPS से 3 साल पार कर डालता है। ये NEP के तहत है, तुम्हें ये टेंशन लेना को, NEP के तहत है। ये चुप ग्लास में हो सका थे वर्ड आजिंगा ना कर बोल को, तो NEP के तहत ये सेकंड स्टेज है। 5 से 3, 3, 4 कर बोल को, ये 3 सेकंड 3 जो है, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये LPS यहाँ को खत्म होगा, LPS खत्म होगा। उसके बाद 6, 7, 8 ये तीसरा जमरा है, 6वीं, 7वीं, 8वीं। यहाँ तुम्हें हिसाब कैसा डाल लेना के तो 5 साल की उम्र में दूसरी क्लास को आए तक बच्चा तकरीबन 8 साल क्लियर करे रहता। दूसरी क्लास को आए तक 6वीं, पहली को 5 साल 10 महीने, 6 साल 10 महीने, 7 साल 10 महीने, वहाँ 8 साल के करीब आए रहता उन्हें, 1 महीना 2 महीने। यहाँ से और 3 मिलाए तो 11 होते हैं। ये यहाँ से 8 से 11, 0 to 8, 8 to 11। 11 में यहाँ तीसरी, चौथी, 11, 12 आता है। 8, 9, 10, 11, हाँ 11। ये 11 का दूसरा जमरा था, इन LPS पार कर डालता। उसके बाद तीसरा जमरा था 6, 7, 8, जहाँ पर HPS है वहाँ पर 8वीं जमात शामिल करना अगर कंडीशन कर डाले थे NEP में। उसके बाद ये 4वां जमरा, तीसरा जमरा खत्म हुआ। उसके बाद 4वां जमरा है 9th, 10th, 11, 12। ये NEP के तहत ये 4वें जमरे में आती। ये तीसरे जमरे में HPS आती 6 to 8 तक, दूसरे जमरे में 6th, 3rd, 4th, 5th आती। 5वें जमरे में 0 to 8 किंडरगार्टन, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, इसके जमरे हैं। ये जमरों के तहत थोड़ा ख्याल कर लें, हो सका तो आ भी जाएगा, नहीं भी आना ये मैं गारंटी नहीं बोलता। क्यों बोले तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में ये पॉलिसी लैप्स हो गई ऑलरेडी। ज़रे एजुकेशनिस्ट क्या बोल रही कहते इसे कर्नाटक के माने जाने माहिर तालीम बोलते ना, उन्होंने क्या बोल रही कहते ना को एकदम कैंसिल करने का, ना को आहिस्ता 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 कैंसिल करेंगे। अगर बोल को साले रवा का जो निसाब है इसी NEP पर ही मुनसिर है। साले रवा का अब जो चल रहा, आइंदा साल क्या होता अल्लाह बेहतर जाने, मगर अब तक जो चल रहा है ये, इसमें पूछताछ हो तुम 3 ही छोड़ कौन से जमरे कौन से कर को पूछता। ये जमरे ख्याल रख लें, इसमें 5, 3, 3, 8 ये ख्याल रख ले तो बस 5 किंडरगार्टन, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड है। तो दूसरा जमरा तीसरी, चौथी, 5वीं, तीसरा जमरा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 4वां जमरा 9th, 10th, 11th, 12th, PUC सेकेंड ईयर तक भी यहाँ उन्हें हाई स्कूल में चाह जाता। तो ये जमरे के तहत कुछ सवाल पूछा तो आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि सर हम ना कराए नहीं हो, फिर भी मैं ग्लास करूँ आगे अल्लाह की मर्जी और आपकी किस्मत, इसमें सवाल पूछे या ना पूछे, मगर मेरा अखलाकी फ़र्ज़ था कि मैं आपको वो चीज़ों से उजागर कराऊं। आप वक्त बहुत ही कम है, लिहाजा मैं एक टाइम और आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं। कल इंशाअल्लाह पहला पेपर आपको टाइम टेबल के तहत 9 घंटे से शुरू होगा शायद, बाद में सेकंड पेपर 12, 12:30, 1 से रहती है, और एग्जैक्ट टाइम टू टाइम एग्ज़ाम हॉल में रहो
और जैसा मैं हिदायत दूँ तब तुम्हें पेडागॉजी जब करती तुम्हें बाकायदा उर्दू का सेशन पहले सबसे पहले तुम्हें आसान कौन सा है वो ढूंढ लो। तुम्हारा अगर कन्नड़ा मीडियम में है तो कन्नड़ा फर्स्ट लैंग्वेज रख ली, तुम्हें कन्नड़ा करो। उर्दू मीडियम में रख ली, उर्दू फर्स्ट कर लो। क्यों बोले तो यहाँ पर लैंग्वेज में स्कोर करने का है हमारे लैंग्वेज मोस्टली स्कोर करना का है। यहाँ 30 को तुम्हें 30 को 30 भी लिए बच्चे हैं हमारे पास गुज़िश्ता बैच के। ये बार भी इंशाल्लाह बल्ला के बच्चे मोर देन 90% बच्चे ये 30 को 30 लेते मुझे यकीन है। क्यों बोले तो अत्ते नोट से अत्ते जो ये मवाद था तकरीबन हमें मवाद वो फीडअप कर डाली और आपको दिया भी गया, ऑफलाइन में भी दिया गया, ऑनलाइन में भी दिया गया है। यहाँ 30 को 30 लेना, कोई एक कम भी पड़े आपको क्या भी फर्क पड़ता नहीं। 28 पड़ेंगे, 2 कम पड़े तो भी क्या भी फर्क पड़ता नहीं। तब ये रहा यहाँ हमारे पास 28 को 30 को 28 भी अगर ले लेते हमें क्या हमें आगे के हमारा लाइन क्लियर हो रही। अब रहा इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट इंग्लिश पूछेंगे हमें। इंग्लिश को हमारे जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में ही हमारे बच्चे तकरीबन इंशाल्लाह 30 को 27 28 तो काटती चाहिए है मुझे। पेडागॉजी रहता, पेडागॉजी मैं करूँ। इमरान सर माशाल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज में इंग्लिश कराए हैं। या 28 को 28 30 को 28 तो लेती है, इसमें 30 को 30 लेस बच्चे हैं लास्ट ईयर। ये यहाँ भी 28 में 1-2 जाएंगे नको ओके, 1-2 ज़्यादा क्या भी फर्क पड़ा नहीं। देखो 25 का भी अगर हमें हिसाब डाल लिया तो देखो 25 का भी अगर मैं हिसाब डाल लिया तो उसके बाद रहा हमारा पेडागॉजी। पेडागॉजी तुम्हें 30 को 30 लेना नामुमकिन। 30 को 26 तक लास्ट ईयर बच्चे ली, 26 तक ली। इंशाल्लाह ये बार उन्हें जो हमें मवाद मिले ही उसमें उसके तहत हम एसएन के मिस करें, मई कर रही हूँ और सर करें, इमरान सर करें। ये पेडागॉजी सब सब्जेक्ट को सेम रहती, सब कॉमन फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की नहीं, सवाल की तरतीब अलग अलग रहती। और अब इसके बाद जो अब वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, बच्चे हुए कितने चैप्टर बच्चे थे हमारे पास, हमें पूरे वीडियोस हमें चेक करें। वो चक्कर को बच्चे सो चैप्टर को पूरी हमें नज़र सानी करें सो क्यों तो कौन सा सवाल भी तुम्हारी नज़र से छुप को नहीं रहना। और हमें नहीं पढ़ाई कर को हमारे दिल को भी सुकून नहीं मिलता, हम नहीं कराए नहीं रहे। तो इसके वास्ते हमने क्या किया कहे तो एसएन के मिस को बोला भाई कौन से चैप्टर जो चुकी वीडियोस में वो चैप्टर के ऊपर नज़र सानी करो पर बोलने भी उन्होंने पूरे तकरीबन अब करें कि ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट एक ये पार्ट जैसे ख़त्म होता वो भी अपलोड होता, मिलको दोनों मिलको होती, वो पार्ट देख लो, सवाल बच्चे से सवाल देख लो। अगर तुम्हें इतना करे तो यहाँ 30 को 26 की 26 इंशाल्लाह स्कोर करती है। 25 पकड़ लो बस, ओके 25 भी लिए तो तुम्हें अब रहा हमारे पास और 60 मार्क्स का। कौन सा तुम्हारा फर्स्ट पेपर वाले के वास्ते साइंस मैथ्स रहता, सेकंड पेपर वाले को साइंस मैथ्स रहता और सोशल साइंस रहता। सोशल साइंस में 60 मार्क्स करता, 60 में 15 मार्क्स का तक पेडागॉजी पूछता है। यहाँ पर 15 मार्क्स का पेडागॉजी, ये 15 में तुम्हें यहाँ एक 8 कर लिए तो तकरीबन तुम्हारी नैया पार हो रही। अब रहा तुम्हारा फर्स्ट पेपर वालों के लिए साइंस के लिए हमें बेहतरीन नोट्स हमें मुहैया करें। वो नोट्स में मेरे ख्याल में एक 8 से 10 नंबर एग्जैक्टली राउंड अबाउट मिलती, तो डायरेक्ट हिट के क्वेश्चन ही है। और इसके बाद मैथ्स के जो खदीर सर करेंगे उनमें भी 5 से 6 के डायरेक्ट हिट मिलते हैं। और सेकेंड पेपर वालों के लिए साइंस मैथ्स के लिए खदीर सर करें और एसएन के मैडम ये भी साइंस भी तकरीबन करें। तुम्हें यहाँ साइंस और मैथ्स से मिला को एक 20 से 60 को 30 अगर हम काट डाले तुम्हें कितने हो गए यहाँ 8 8 16 16 26 26 को 6 तारीख के 2 2 4 6 8 3 11 116 नंबर ले रही तुम्हें। खाली हमें भेजनी सकते नोट्स में। अब तुम्हें ज़्यादा ज़र्रा मुतालिया करे रहे तो पूरे वीडियो सर्च करे रहे तो 116 ले रही। मेरा मकसद क्या है, तुम्हें 90 क्रॉस करना नहीं, 120 के नज़दीक ले लेगा ना, तो 120 नज़दीक ले लेगा। तुम्हें आगे सीईटी जो चलती उसमें क्या होती है प्रबल दावेदार एकदम आकांक्षित में एग्जैक्टली यू आर फिट फॉर दैट पोस्ट सीईटी। वहाँ क्या है परसेंटेज का ये भी काउंट होता वो भी काउंट होता। इसके वास्ते यहाँ पर जितना स्कोर तुम्हारे हाथ से बस में चला
उतना स्कोर हाईएस्ट कर लो है। सिर्फ पास होना एलिजिबल होना क्या अभी बड़ी बात नहीं है, एलिजिबल हो जा रही है, मगर स्कोर करो, स्कोर करो, ज़्यादा स्कोर करो। उर्दू इंग्लिश पेडागॉजी क्या है, तकरीबन तुम्हारा 1.5 घंटे का टाइम रहता, 1.5 घंटे के टाइम में तुम्हें जल्दी ज़रा टाइम सेव कर ले को यहाँ जल्दी 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 कर ले गए तो आखिर में तुम्हारा ये हो जाती। लास्ट के चांस क्या है तुम्हारा तो तुम्हें जैसा पेपर लिख डालती बाद में OMR शीट यहाँ भरती कर, समझो फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ OMR शीट तुम्हें यहाँ भर रही, 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये करको तुम्हारा लैंग्वेज के हिसाब में जाओ। फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू रहेगा तो उर्दू को टिक कर लो, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रही, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को जाओ, या सेकंड लैंग्वेज हिंदी रखे रहे हिंदी करिए, कौन सा रखी तुम्हें वो प्रॉफेबली मुसलमान बच्चे क्या करते हैं तो उर्दू इंग्लिश ही रखती हैं, कन्नड़ा इंग्लिश रखती हूँ, कन्नड़ा मीडियम में रहता है। ये ज़रा ये इसके तहत जाओ, सीरीज के तहत कौन सा की एक सवाल नंबर मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अब ये पूरा OMR तुम्हें भरे ऑलरेडी तुम्हें आ रहे थे सो पूरे भरले का आगे यहाँ कौन सी के 4 सवाल, फॉर एग्जाम्पल 78, 130, 125 ऐसे कौन सी के 4-5 सवाल खड़े नहीं तुम्हें 9 ऐसे सवाल खड़े नहीं कौन से की, तब तुम्हें क्या करो एलिजिबल करो, एलिजिबिलिटी। तो तुम्हें दूसरा तरीका इस्तेमाल करती, 4 जवाब दिया, 1 A B C D। अब इसमें सवाल को तुम्हें पढ़ना क्या है, ख्याल से पढ़ना है या नहीं है, 2 टाइप में देता है या नहीं, हाँ या ना में देकर बोलता नहीं कर पाया। आज एक उर्दू का सवाल है, 2-3 बच्चे सवाल करे थे, वो ना में जवाब था, इन हाँ में दे रहे थे पूरे बच्चे जवाब। मैं उसके वास्ते पहले सवाल को गौर से पढ़ो, क्या वैसा तुम्हें गौर से पढ़ो, यहाँ एलिमिनेशन करने का है। ऐसे जो कन्फ्यूज है कौन सा कि 3-4 सवाल 5-10 सवाल तुम्हारे पास से आरेच नहीं हो, तुम्हें एलिमिनेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल कौन सा कि है नहीं है, ये आता नहीं करके तुम्हारे दिमाग में होगा ओके, यहाँ डी भी आता नहीं कर होगा ओके। अब बी और सी बचा, बी और सी में कौन सा परफेक्ट तुम्हारी नजर में कौन सा सही है उसे टिक कर दो, उसे टिक कर दो, तुम्हारे सवाल नंबर डालना वो डालो। एलिमिनेशन करो। एलिमिनेशन में कहते हैं एक 8, 10, 15 फॉर एग्जांपल 15 सवाल एलिमिनेट करे तुम्हें, कर समझो, कर को समझो, 15 सवाल एलिमिनेट करे, एलिमिनेट करे बाद अभी 10 सवाल बच गई तुम्हारे पास, नहीं चाह रहे म्हणजे क्या भी नहीं आ रहे, म्हणजे आरेच नहीं करको तुम्हाला फुल कॉन्फिडेंस होगा, म्हणजे आरेच नहीं कहते 15 सवाल आरेच नहीं म्हणजे क्या करे तो बारी नहीं, एलिमिनेशन कर को भी 15 सवाल आ रही नहीं। वैसे सवाल को तुम्हें कौन सा तुम्हें एक ऑप्शन लो, चाहे सी लो, चाहे डी लो, चाहे बी लो या चाहे ये लो। प्रॉबेबली मेरा नजरिया क्या है तो ये सी डी को छोड़ो, बी और सी में से कौन सा तुम्हें पूरे बच्चे से कितने बच्चे होते को भी पूरे को भी राउंड अप करते हो ऐसा, सी 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 बच्चे से पूरे लास्ट अब दे देती है पेपर के सूरत में, खाली छोड़ को उनको पेपर कभी खाली छोड़ का ना बेवकूफ़ों की अलामत है। यहाँ क्या आएगा तो 15 में से 4-5 तो भी सही मिल जाती हैं, तुम्हारा टारगेट तुम्हें क्रॉस कर सकते हैं इजी। मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैक्सिमम सी और बी में चलती हूँ जॉब, बाकी क्या ऐसे तुम्हें खड़े रहती हैं अल्लाह फजल से 100-110 भी करे कर समझो, 110 भी अगर परफेक्ट करे, एक 20 एलिमिनेशन करे, 100 अभी भी सवाल बची तो 110 हमें सवाल परफेक्ट कर डाली, ये 20 सवाल एलिमिनेट भी करी, अभी बचे हमारे पास 130 में से 20, अभी 20 सवाल हमारे पास सब बच जा रही है। आखिरी सूरत में तुम्हें पर खाली कौन हो हकीकत नेगेटिव मार्किंग नहीं है, से नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने की वजह से तुम्हें आखिरी चांस पेपर दे डालती का तब भी कोशिश करो, तब भी नहीं आ रहे, 20 सवाल खाली छोड़ने के बजाय तुम्हें बी और सी ने तो भी कौन सा तो भी एक ऑप्शन लो, 21 ऑप्शन बचे सो पूरे अंकों भी मारो, पूरे अंकों भी मारो। हो सकता है 20 में से 5 तो भी सही होती तुम्हारे, 5 से 8 तक भी हो जाती, हो सकता प्रॉबेबली हो सकता, होता नहीं हो सकता 5 में से 5 से 8 मार्क्स तो भी जाती हैं, कहाँ सी मारे, कहाँ बी मारे, कहाँ ए मारे, कहाँ डी मारे, का पूरे गलत भी होती हैं तुम्हारे। इसके वजह से वो काम करने जाने को लास्ट मिनट में पेपर देती का सूरत में OMR देख लो खाली तुम्हें, जब वो OMR देखना सो कौन सा नहीं करे, सवाल नंबर यहाँ खाली दिख रहा, कौन सा के सवाल चेक करते यार, पहला क्लियर है, दूसरा क्लियर है, तीसरा क्लियर है, चौथा क्लियर है, 5वां क्लियर है, 8वां नहीं करी मैं, तब वो इसी सूरत में एलिमिनेशन में भी नहीं आया वो, तब है ना वो 8 को सी की नहीं तो बी की, क्या तो एक बच्चे सो पूरा वो डालने का तो पूरा पेपर भी समझने में बच्चे सो खाली ये लास्ट में 20 बचे थे ना तुम्हारे पास, करना ना को एलिमिनेशन कर को
नाय कर को वासी के बच्चे का वैसा को कौन सा ऑप्शन में कर को ये करो मेरे यार पेपर खाली देना को मैक्सिमम हो सकता नंबर गिंबर करेक्ट अपलोड करो। क्यों बोले तो अब एक चंद एक बच्चे हमारे पास सब ऑलरेडी शिकायत पेश कर रही सर मेरा सब कुछ भी बराबर है, एप्लीकेशन भी बराबर आया, नाम चेंज आएगा, फ़ोटो भी बराबर है, सब कुछ भी बराबर, नाम कौन सा कि एक गैर कौम की बच्ची का आएगा सर ऐसा प्रॉब्लम होगा के उन्होंने अपलोड करे के बाद में रेक्टिफिकेशन के वास्ते टाइम दिया था, वो टाइम भी यूटिलाइज नहीं कर लिया। अब पूछे तो क्या भी फ़ायदा नहीं। क्यों बोले तो CET सेल वाले उन्होंने क्या भी करते नहीं, बातचीत करते हैं, उन्होंने क्या भी रेस्पॉन्स करते नहीं। क्यों बोले तो उन्होंने ऑलरेडी तुमने ऑब्जेक्शन करने टाइम दिए थे, वो टाइम भी गुजर गया। दफ्त में क्या करे ऑब्जेक्शन कर को रहते तो जब का जब हो सकता नए से एप्लीकेशन डालो तो अगर कोई हिदायत मिल जाती थी। अब वो देखे नहीं करे नहीं, आप परेशान हुई। लास्ट ईयर एक बच्ची का मेरे गाँव की एक बच्ची वैसा हो जाकर उसका प्रॉब्लम पाप एग्ज़ाम कुछ बेटी नहीं, उन्हें नाम दूसरा आ गया था उसका बच्ची का। ये क्या होता है तो साइबर में हमें 30 रुपये बचाने को 30-50 रुपये बचाने की जागो हमें खुद मोबाइल में भरने जाकर ऐसी गलती कर डालते हैं। वैसी गलती करो ना को। क्यों बोले तो ज़िंदगी बड़ी है, ये ज़िंदगी क्या है का खुदा का एक अनमोल तोहफ़ा है, इसे सही रास्ते पर ये कर लो। वो 50 रुपये बड़े हमें आज के हिसाब में क्या भी नहीं। एक क्या होते भी एक होटल में एक मामूली टिफ़िन कर ले को आधी चाय पिए 60-70 रुपये बिल हो जा रही। एक साइबर वाले को देखो करेक्ट हमारा एप्लीकेशन हमारी ज़िंदगी का सेव कर लेना रहा तुम्हें वो साइबर में सबमिट कराओ, कौन सा कराए थे इसके बाद फ्यूचर में। बस मैं आपसे एक और बार अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इंशाअल्लाह जैसे अब ये क्लासेस ख़त्म हो जाती TET जैसे अब तुम्हें तकरीबन तुम्हें मेरी नज़र में तुम्हें 60 से 70% बच्चे अब हमारे पास जगते बच्चे सवाल हम पूछ रहे हैं वो हिसाब को 60 से 70% बच्चे कामयाब हो रही। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर और आगे की तैयारी अभी से कायम रखें। कौन सा सब्जेक्ट को ढील छोड़ने का नहीं। और थोड़ा पेडागॉजी सेम रहता, उर्दू सेम रहता, इंग्लिश सेम रहता, तुम्हारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा चैप्टर तरमीमात हो जाती। अब यहाँ पर आगे क्या है थोड़ा आगे उसका सिलेबस पैटर्न चेंज हो जाता। अब तक जो हमें करें वो पूरी TET सिलेबस पैटर्न के तहत करें। सो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इसी में ज़्यादा आपको सवालात दें और दुआ भी कर रहा हूँ कि अल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात के साथ कामयाबी करें। ये कामयाबी का सहरा तुम्हें पास हुए तो सहरा मेरे सर आता, हमारी टीम के सर आता, मेरे अकेले किस नहीं, हमारी पूरी टीम है, 5 आदमी की 6 आदमी की टीम है। ये टीम के तहत टीम को सहरा आता और हमें भी शान से बोले जाए। हमें एक बैच चलाए थे, बहुत फ्री बैच है। या लास्ट ईयर का मैं अक्सर कहते रहता हूँ कि लास्ट ईयर का 32% रिजल्ट, कई पेइंग चैनल वाले 0% रिजल्ट दिए तो मैं 32% रिजल्ट दिया माशाल्लाह। गुज़िश्ता साल हमारी ये टीम वर्क की था। इस बार भी हमें 30 का 3 तारीख 9 आ रही, हमें 96% है जो हमें चाह रही। फिर भी अल्लाह की मर्ज़ी, बस दुआ करें अल्लाह मुझे और आप सबको भी सेहत दे और तमाम को इम्तिहान में अव्वल दर्जे पर कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू AM TET कोचिंग क्लासेस। इंशाल्लाह कल आपका TET एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी रिलेटेड चंद एक टॉपिक्स रह गए हैं, तो यहाँ पर हम एक क्विक ग्लैंस कर लेते हैं बिकॉज़ आपको इसमें से शायद क्वेश्चंस आएँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए और जो स्क्रीन पर आपको शेयर हो रहा है इन्फॉर्मेशन उसको एक बार ग्लैंस कर लीजिए। तो यहाँ पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हमें क्लास लेनी चाहिए थी, बट वक्त की कमी की वजह से हम जस्ट एक ग्लैंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ये अलग अलग माहिर नफ्सियात के नज़रिए हैं, इन्हें हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। तो पहला नज़रिया जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म का जो नज़रिया था वो उंडेट नामी साइकोलॉजिस्ट ने पेश किया है। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम इट प्रोवाइड्स इंट्रोस्पेक्शन का मतलब जो है खुद को स्टडी करने का या फिर अपने माइंड के अंदर जो चल रहा है अपने आप को जो इंस्पेक्ट करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस मेथड को हम इंट्रोगेशन या फिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है इस पर इंट्रोस्पेक्शन को स्पेशली स्ट्रेस दिया गया है।
तो यहाँ पर फर्स्ट साइकोलॉजी जो लैबोरेटरी क्रिएट की गई थी उसी का क्रेडिट भी सेम वुंडेड को ही जाता है। यहाँ पर और एक लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किसी के माइंड में, दिमाग में क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्वेशन करके, इंट्रोस्पेक्ट करके जो एक हम नतीजा एनालाइज करते हैं उसी को स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। तो ये नज़रिया जो है यहाँ पर आपको इस साइकोलॉजिस्ट का नाम और जो एम्फेसिस है, मतलब जो नज़रिए हैं इसके, वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन और जो है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो माइंड में क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करके या फिर एनालाइज करके हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं, उसी को हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। तो अगला नज़रिया फिर अगला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है फंक्शनलिज्म है। इसको विलियम जेम्स एंड यहाँ पर सिर्फ एक माहिर नफ्सियात का नाम दिया गया है, तो अक्सर ये जो है टीम वर्क होता है। तो यहाँ पर विलियम जेम्स की जो टीम होती है उसने फंक्शनलिज्म का आइडिया दिया था। तो यहाँ पर एवरी एक्टिविटी शुड बी रिगार्डेड एज एन अटेम्प्ट। जो एक तालिब इल्म या फिर एक स्टूडेंट जो अटेम्प्ट कर रहा है उसको हम एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में वो रह रहा है उस माहौल में मुताबिकत हासिल करने के लिए वो जो कोशिश करता है वो उसको हम एक्टिविटी या फिर अटेम्प्ट कहकर कंसिडर कर सकते हैं। फिर जो एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा जो है, उसे हम ब्रोकन अलग अलग अनासर में हम यहाँ पर उसे नहीं तोड़ सकते। तजुर्बा जो होता है वो सिंगल एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई गर्म चीज़ छूते ही वहाँ से हाथ हिटा लेते हैं, ये जो है एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम इसको ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप नहीं फॉलो करते। पहले मैं वहाँ पर गया या फिर गई, धीरे से उस चीज़ को छुआ था, फिर तीसरे मरहले में मैंने हाथ हटा लिया था, चौथे मरहले में मैंने उसके ऊपर कुछ क्रीम वगैरह दवाई लगाई थी, पाँचवें मरहले में मुझे क्या याद आया कि अगली बार मुझे गर्म चीज़ नहीं छूना है। ऐसा नहीं होता है। इसको हम जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस कहते हैं। अचानक से ये सब होता है, इसको हम ब्रोकन पीसेस में नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर फंक्शनलिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट व्यू जो है वो करिकुलम के बारे में। करिकुलम का मतलब सिलेबस या फिर करिकुलर एंड नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होते हैं या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर याद रख लीजिए करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, या फिर इसको हम करिकुलम कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। इस करिकुलम में ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड करने चाहिए जो उसे डेली लाइफ में यूज़ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल साइंस में जो है अप्लाइड साइंस, फॉर एग्जांपल किसी को एसिडिटी हो गई है तो उसे जिस तरह न्यूट्रलाइज करना चाहिए, ऐसे जो है डेली लाइफ में यूज़फुल टॉपिक्स इनको इंक्लूड करने चाहिए। इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ फंक्शनलिज्म। यहाँ पर देखिए फंक्शनलिज्म जो है साइंटिफिक इंक्वायरी या फिर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है। एज ए स्टूडेंट ही शुड रेज क्वेश्चन, उसको बहुत सारे सवाल पूछने हैं, या फिर साइंटिफिक एटीट्यूड, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको रीजनिंग करने की जो सलाहियतें पैदा होती है उसको एम्फेसिस किया है इस फंक्शनलिज्म में। यहाँ पर अगला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियरिज्म है, जे.बी. वाटसन ने दिया था। यहाँ पर बिहेवियरिज्म के मुताबिक जो है रोल ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर मोटिवेशन या फिर हौसला अफजाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक तालिब इल्म को सीखने के लिए बिहेवियरिज्म का नज़रिया क्या कहता है, यहाँ पर हौसला अफजाई देना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर भी देखिए माहौल ज़रूरी है, किसके लिए, एक बिहेवियर चेंज करने के लिए, एक बर्ताव चेंज करने के लिए जो है उसको माहौल बहुत असरअंदाज करता है। अच्छे माहौल में रहने से अच्छे तब्दीलियाँ आते रहते हैं, ये रोल ऑफ एनवायरनमेंट है। फिर यहाँ पर रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड्स, जो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट वगैरह कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर दिया गया है। एंड मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस इज़ अ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में। तो यहाँ पर इस बिहेवियरिज्म साइकोलॉजिस्ट ने जो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस पे जो है स्ट्रेस दिया है। तो यहाँ पर अगला जो है वो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। यहाँ पर होल इज़ इम्पॉर्टेंट, होल इज़ इम्पॉर्टेंट मीन्स यहाँ पर द होल इज़ मोर दैन नियर सम ऑफ द पार्ट्स। यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टूडेंट को एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दिखाना है तो मुझे पूरा
फूल वहाँ पर जाकर डिस्प्ले करना चाहिए, या कि नहीं कि मतलब एक फूल की पंखुड़ी तोड़कर हम उसे दिखा सकते हैं। ऐसे कई हिस्से जमाने से फूल बनता है। तो एट प्राइमरी लेवल में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, या फिर किसी और कॉन्सेप्ट को टीच करने के लिए तो जो है वो सारा हिस्सा ले जाकर हमें दिखाना चाहिए, ना कि टुकड़ों में तकसीम करना चाहिए। एनी एक्सपीरियंस को एज ए होल हमें स्टूडेंट्स को जो है बताना चाहिए। तो नेक्स्ट तो अगला जो है इंसाइट लर्निंग या फिर लर्निंग बाय इंसाइट। यहाँ पर प्रॉब्लम और सल्यूशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करना जो है इंसाइट कहता है। इंसाइट या फिर इंसाइट लर्निंग, तो प्रॉब्लम एंड सल्यूशन के बीच में जो रिलेशन है उसको अंडरस्टैंड करके समझ के अंदर से जो सीखना होता है उसको हम इंसाइट लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर अगला जो है टीचर शुड रिस्पेक्ट स्टूडेंट पर्सपेक्टिव्स। तो एज ए टीचर को जो है स्टूडेंट्स के नज़रिए को, उनका पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो है टीचिंग में जो है आसानी होती है। तो अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न एजुकेशन मेथड्स, तो टीचर इज़ नथिंग बट जस्ट अ फैसिलिटेटर फ्रॉम कनेक्टिंग फ्रॉम नाउन टू अननोन। यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ मालूम होता है, कुछ मालूम नहीं होता है, इनके बीच में जो कनेक्शन करते हैं वो हम फैसिलिटेटर करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है उनका पर्सपेक्टिव या फिर उनका नज़रिया समझने से हमें बहुत आसानी होती है। यहाँ पर अगला नज़रिया या फिर अगला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। यहाँ पर देखिए फ्री विल एंड चॉइस, स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल इज फ्री ऑफ चॉइस, वो जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज विल। फिर यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज सच एज, देखिए यहाँ पर मैन डेवलप्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ एग्जिस्टेंस फिलोसोफर्स, जो उसके खुद के आइडियाज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं जो हमें एनिमल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो हियर एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर जो है जस्ट नथिंग बट बिहेवियर एंड कल्चर वी हैव दैट एनिमल्स डोंट हैव। तो यहाँ पर जो है ये ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं ये फिर इंसानियत का जो नज़रिया है वो क्या एम्फसाइज़ करता है, यहाँ पर इंसानी खसूसियात को हमें इम्पोर्टेंस देना होता है जो कि एनिमल्स में नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ एल्डर्स और नथिंग बट ट्रू और फॉल्स, सच टाइप ऑफ फीलिंग, कल्चर, ये जो है ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है एम्फसाइज करता है। यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब खुद के बारे में जो है वो एहसास लेना, या फिर मेरा मकसद क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मालूम करना होता है वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है एम्फसाइज करती है। नेक्स्ट अगला नज़रिया जो है कॉग्निटिज्म जो है पियाजे एंड ब्रूनर के, जो आप ऑलरेडी इस बारे में आपको डिटेल में लेसन किया जा चुका है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप सर का जो वीडियो है कॉग्निटिज्म के पियाजे के बारे में जाकर आप उसे रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल पॉइंट्स है। लर्नर इज एक्टिव, यहाँ पर जो है लर्नर का नेक्स्ट लर्नर या फिर जो सीख रहा है तालिब इल्म वो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। फिर यहाँ पर लर्निंग कॉग्निशन का मतलब हिकमत अमली का इस्तेमाल करके जो है लर्निंग होता है। कॉग्निशन मतलब रिलेटेड टू माइंड एंड थिंकिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए मेथड, तो यहाँ पर टीचिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो मेथड, तो स्टूडेंट खुद जो है वो मसले का हल निकालता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस वगैरह को यूज़ करके, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। कॉग्निटिज्म जो है एम्फसाइज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट जो है यहाँ पर लास्ट स्कूल ऑफ जो साइकोलॉजी है वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब जो है लर्निंग एज एक्विजिशन ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स। यहाँ पर एक स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के थ्रू लर्निंग, ये एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन पर जब हुआ था तो वहाँ पर हर एक स्टिमुलस के लिए जो एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स हुआ था। तो यहाँ पर लर्निंग जो है स्टिमुलस रेस्पॉन्स के थ्रू जाती रहती है। फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर अगर हम मोर एंड मोर सवालात क्वेश्चंस पूछते जाएं, वो स्टिमुलस ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस देते जाएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलते हैं। ये नहीं कि लेक्चर मेथड यूज़ करने पे वहाँ पर टीचर डोमिनेट होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है यूजुअली इनएक्टिव और पैसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टिमुलस देते रहते हैं। तो या फिर हमारा क्वेश्चन ही हमारा स्टिमुलस है, वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल सकते हैं।
नेक्स्ट, लर्निंग एज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग एज ए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड अडॉप्टेशन। ये दोनों भी जो है कंस्ट्रक्टिविटिज्म के फीचर्स हैं। साइकोलॉजी के इस लेसन में आपको और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो जो है मेथड ऑफ स्टडिंग लर्नर्स बिहेवियर। इसमें जो है अलग अलग टाइप हैं। एक इंट्रोस्पेक्शन है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटेशन है, केस स्टडी वगैरह है। अगर आपके पास वक्त है तो एक बार फिर डिटेल से आपको इस बार जस्ट एक ग्लांस कर लीजिए। वेरियस मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, उसमें केस स्टडी आता है, एक्सपेरिमेंट्स आता है, इंट्रोस्पेक्शन आता है, ऑब्जर्वेशन। ये टाइप्स पे एक बार आप ग्लांस कर लीजिए। तो मेथड ऑफ स्टडिंग ऑब्जर्वेशन में इम्पोर्टेंट जो है वो किसी लर्नर का जो है हम एनालाइज करना चाहें तो केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन या फिर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन जो है वो खुद हम अपने आप से करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो होता है हम दूसरों पे करते हैं या खुद पे भी कर सकते हैं। फिर जो एक्सपेरिमेंटेशन और केस स्टडी के लिए यूजुअली इसको जो है ज़्यादा वक्त देना पड़ता है और इसे जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो अगला चैप्टर पर चलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हो चुका है, लेसन आपको ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें सर्टन पॉइंट जो रह गए थे और जस्ट हम वो एक्सप्लेन करते जाते हैं। यहाँ पर एडोलेसेंस एज के लिए यहाँ पर आपको हर एज का ग्रुप का जो है साइकोलॉजी की किताबें मिल जाएगा, बट आप जो टीईटी लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा एडोलेसेंस पे स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो 13 to 18 ईयर्स के दरमियान होने की वजह से उनके नीड्स एंड डिमांड्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एडोलेसेंस का मतलब जो है 13 से 18 साल के बीच में के जो बच्चे होते हैं उनको हम एडोलेसेंस कहते हैं। यहाँ पर इस एज में जो है अलग अलग चेंजेस आते हैं। तो पहला जो है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट, चौथा जो है सोशल डेवलपमेंट। तो इस एज में जो है डेवलपमेंट की वजह से या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है स्टूडेंट्स ऑलवेज डिस्टर्ब रहते हैं, इन्हें अपना ग्रुप बनाना होता है या फिर हीरो वर्शिपिंग एज जो होती है ये एज होती है। यहाँ पर एज ए टीचर वे शुड नो देयर नीड्स एंड डिमांड्स, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, उनका जो जिसम में तब्दीलियाँ आती रहती हैं उसका कोप अप करने के लिए उन्हें हमें गाइड करना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए फिजिकल जो होते हैं चेंजेस वो क्या हो सकते हैं, मतलब हाइट एंड वेट चेंज होता है या फिर हाथ पैर जो है उनके बढ़ते जाते हैं। ये जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, इसको हम फिज़िकल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शंस हो सकता है या फिर चेंजेस इन फेशियल फीचर्स, या तो जो है चेहरा और चेहरा में मतलब नोज़ और जॉस ये मसोड़े होते हैं वो वाइडन होते जाते हैं। फिर हमारी जो चिनथूटी होती है वो प्रोमिनेंट होती जाती है। ये चेंजेस जो है एडोलेसेंस में होते रहते हैं। एडोलेसेंस इज़ नथिंग बट द एज बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्ट, अडल्ट और चाइल्ड के बीच में जो है का दरमियानी एज है। इसे हम अक्सर लड़कपन कहते हैं। बचपन और एक अधेड़ उम्र के बीच में जो एक वक्फा आता है उसे हम लड़कपन कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग तब्दीलियाँ होते रहते हैं। तो यहाँ पर फिर जो है आवाज़ में तब्दीली होती है। यहाँ पर लो पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस होती है। आवाज़ में तब्दीलियाँ होती हैं। लड़कियों की आवाज़ एक ही वही रफ्तार में रहती है, वही लड़कों की आवाज़ जो है थोड़ी मोटी हो जाती है, तो इसको चेंजेस इन वॉइस भी कहते हैं। फिर जिस्मानी चर्बी फैट वगैरह में भी तब्दीलियाँ आती हैं। फिर यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं। देन एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ये जो है तमाम जो है फिजिकल डेवलपमेंट में शामिल है। इस एज में जो है हाइट, वेट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तमाम डेवलप होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है तेज़ी से यहाँ पर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर दूसरा देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है दिमाग से जुड़े हुए, यहाँ मतलब सोचना, समझना, हिकमत अमली जो है उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर इंक्रीज्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर सोचने की सलाहियत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इंक्रीज्ड एबिलिटी टू डील विथ अब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पर 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक कॉन्क्रीट, एक अब्स्ट्रैक्ट।
कॉन्क्रीट का मतलब वो दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बच्चों को एक पीस ऑफ चॉक का मतलब उन्हें दिखाई देता है पीस ऑफ चॉक कैसा होता है, या फिर ब्लैक बोर्ड, डस्टर, दीज आर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। वही ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होता है, फॉर एग्जांपल बोर्स एटॉमिक मॉडल अगर मैं टीच कर रही हूँ तो ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। दे डोंट नो हाउ रियली द एटम इज। शायद हम उन्हें बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हैं, लेकिन रियल इमेज ऑफ जो है एटम उन्हें नहीं पता होते, रियल स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ नथिंग बट ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करते जाते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा जो है वो है ना डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन। यहाँ पर याददाश्त और इमेजिन करने की सलाहियत ज़्यादा होती जाती है। फिर कम्युनिकेशन की, अपने जज्बात का इजहार करना है पेरेंट्स से या उस्ताद से, जो है आसानी से अपने जज्बात का, ख्यालात का इजहार करते हैं। ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आता है। फिर और एक देखिए यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यहाँ पर एबिलिटी टू मेक डिसीजन, ये अपना खुद का डिसीजन लेना इस उम्र में आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि इनको मौका फ्राहम किया जाए। उन्हें सही गलत की पहचान करने की सेल्फ एक्सपीरियंस होने के लिए छोड़ना चाहिए। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि हम एज ए पेरेंट खुद डिसीजन लेते हैं। समटाइम्स वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, मीन्स समटाइम्स वी हैव टू मेक देम टू टेक देयर ओन डिसीजन। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का नज़रिया भी यहाँ पर डेवलप होता है। तो यहाँ पर मॉरल कॉन्सेप्ट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल चीटिंग इन एग्जाम इज़ अ रॉन्ग थिंग, ये भी मॉरल डेवलपमेंट इनमें होना है। या फिर चीटिंग, लाइंग, ये जो है गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये जो तमाम आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आई रिपीट हियर, फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स जिस्मानी तब्दीलियाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स दिमागी तब्दीलियाँ, फिर हिकमती अमली से जो तब्दीलियाँ होते जाते हैं उन्हें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है इमोशनल डेवलपमेंट होता है, या फिर जो है जज्बाती तरक्की भी हम जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए लव एंड अफेक्शन जो है वो ज़्यादा होते रहता है, या फिर किसी चीज़ के लिए क्लोजली अटैचमेंट ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर अदर जेंडर के लिए भी सेंस ऑफ लव एंड अट्रैक्शन जो है अफेक्शन फील होता है। दैट इज़ कॉमन इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। नेक्स्ट यहाँ पर और क्या होता है, इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत नैरो होता है, सेलेक्टिवली होता है। इनका ओन टाइप ऑफ थिंकिंग के जो ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर ग्रुप फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। फिर यहाँ पर जॉय, प्लेजर, वरी, टेंशन लेना अपने फ्यूचर के बारे में, जो है ना सोच के टेंशन लेते रहते हैं। या फिर एंगर, गुस्से, अक्सर इन गुस्से में रहते हैं। अगर उनके बेसिक नीड्स एंड डिमांड्स पूरे ना हो तो गुस्से में रह सकते हैं। फिर यहाँ पर इस एज में इन्हें फियर डेवलपमेंट, असली फियर जो है इस एज में डेवलपमेंट होता है। इससे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें डर, मतलब किसी सांप का, ऐसे कुत्ते से अक्सर छोटे जहन में जो है उन्हें डर नहीं लगता है। मगर यहाँ पे एडोलेसेंस जो एज होती है यहाँ पर फियर ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट भी होता है। फिर यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप, यहाँ पर देखिए मीटिंग पीपल इन हाई ऑफिसेस, यहाँ पर किसी को जगह हमारे प्रिंसिपल से बात करने उन्हें डर होता है, या फिर घर में बड़ों से बात करने के लिए, या फिर अकेले रहने में डर लगता है। नेक्स्ट एक स्टेज पर जाकर अपने ख्यालात का इजहार करने डर लगता है, या फिर अपने अदर जेंडर मेल फीमेल से या फिर फीमेल मेल से मिंगल होने में एक फियर महसूस कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है फियर की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो देखिए इमोशनल चेंजेस होते हैं। इमोशनल चेंजेस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। एडोलेसेंस यूज्ड टू needed to become less independent on parents, ये जो है अपने पेरेंट्स पर कम डिपेंडेंट होना चाहते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता बार बार पेरेंट्स इन्हें गाइड करें, या फिर सेम कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो है रिपीट करें। फॉर एग्जांपल स्कूल से आते जाते वक्त स्ट्रेंजर्स से बात करना नहीं चाहिए। ये ऐसे जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं इन्हें पसंद नहीं आते, बिकॉज दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। इन्हें सही गलत की ऑलमोस्ट पहचान हो रखी होती है, तो यहाँ पर इन्हें कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो है वो अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर जो है दे बिगिन टू शिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू पीयर्स, या फिर अपने फ्रेंड्स से जो है वो ज़्यादा इंस्पायर होना शुरू होते हैं इस उम्र में। फिर ये अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी जो है अपनी पहचान के लिए लड़ रहे होते, खुद से लड़ रहे हो सकते हैं। क्या है मुझ में, हु एम आई, व्हाट कैन आई बी, मतलब मैं फ्यूचर में क्या बन सकता हूँ, मैं कौन हूँ, ये आइडेंटिटी से जो है वो लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट इंटीमेसी जो है वो वेरी इजीली जो है कॉपी करना शुरू होते हैं, या फिर लर्निंग टू एक्सप्रेस एंड मैनेज देयर इमोशंस। नेक्स्ट इंटीग्रिटी, यहाँ
इंटीग्रिटी का मतलब जो होता है एडोलेसेंट्स आर डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव इन एंड हाउ टू बिहेव, ये जो तमाम सोचते रहते हैं वो इंटीग्रिटी में आता है। तो आखिरी जो है देखिए यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट जो है यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। फिर यहाँ पर सोशल बिहेवियर भी इस एज में इनका चेंज हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अदर जेंडर के लिए जो है अट्रैक्शन होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होते जाता है, ट्रेंड होते जाता है इस उम्र में। देन फ्रेंडशिप का जज्बा भी थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर मेन जो नेगेटिव इफेक्ट डालता है अक्सर वो है मास मीडिया एक्सपोजर, टीवी, इंटरनेट या फिर एनीथिंग। ये जो है हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से और जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो इनमें डेवलप होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, दे आर वेरी ईगर टू नो चेंजेस इन देयर बॉडी, सो दे टेक द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज इन आवर कल्चर वी आर नॉट अलाउड टू टॉक सच थिंग्स। यहाँ पर देखिए मास मीडिया एक्सपोजर जो होता है ये वेरी केयरफुल होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्हीं की जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए यहाँ पर या फिर मास मीडिया का गलत एक्सपोजर जो है इनके डेवलपमेंट पर एक बुरा असर छोड़ता है। तो ये तमाम जो है वो ग्रोथ एंड डेवलप एडोलेसेंस के नीड्स एंड डिमांड्स हैं। अगर ये पूरी तरीके से फुलफिल या फिर सेटिस्फाई किए जाएँ तो इनकी लर्निंग में पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो भी ऑलरेडी हो चुका है हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्रिएटिविटी देखिए। क्रिएटिविटी का मतलब जो होता है टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड नॉवल विच इज़ नॉट नोन टू द पर्सन बिफोर। यहाँ पर जो हमें पहले से पता नहीं होता चाहिए, ये क्रिएटिविटी या फिर इनोवेशन के लिए से हमें क्रिएटिविटी कहते हैं। तो सबसे डिफरेंट और सबसे नया सोचना ही क्या है, क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी जो है अक्सर गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हमारे क्लासरूम में वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें जो है हाई IQ लेवल जो होते हैं वो ऑलवेज क्रिएटिव हो सकते हैं। बट समटाइम्स एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो क्रिएटिव इन other topics such as craft and horticulture and anything like that. So creativity means the ability to think new and novel. यहाँ पर फोस्टर या फिर मेथड्स क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम फॉलोइंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी। ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी का मतलब जो है वन प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को मैक्सिमम स्टिमुलस देके उकसाना चाहिए। मतलब सी हियर वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल। यहाँ पर एक क्लास में आपको एक जनरल क्वेश्चन थ्रो करना है, तो यहाँ पर आपको कितने स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट उतने जवाब आपको एक नए नए आइडियाज मिलते जाते हैं। दैट इज़ नथिंग बट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। तो यूजुअली हमारा जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज़ करते हैं, हम टीच करते रहते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रास्प करना होता है। बट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में जो होता है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वेरी इफेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स को देयर पर्सपेक्टिव जो है वो बोलने का मौका मिलता है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जो है क्रिएटिविटी को फॉस्टर करता है। नेक्स्ट सिनेप्टिस जो है वो अगर किसी को एक प्रॉब्लम मुश्किल हो रहा है तो नेक्स्ट यहाँ पर सिनेप्टिस जो है अगर किसी को स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल हो रही है तो उस सवाल को कुछ अलग नज़रिए से क्वेश्चन चेंज करना चाहिए या फिर आस्किंग वे जो है चेंज करने की वजह से या फिर उस क्वेश्चन को एनालाइज करने का दूसरा तरीका ढूंढने से क्या होता है ईजिली हम इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन वो लैंग्वेज में वीक होते हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वर्ड्स में या फिर सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शंस में देने से आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं या फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। नेक्स्ट एलॉबरेशन जो है वो भी एक क्रिएटिविटी ज़्यादा करने का मेथड है। एलॉबरेशन में एज अ टीचर बेसिक एलिमेंट्स हम उनको देकर एलॉबरेट करने का मौका और एक हमारे क्लासरूम फ्लेक्सिबल होता है या फिर हमारा क्लासरूम जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम होने की वजह से हम जस्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस देकर वहाँ पर अब एज ए पैसिव वर्क करते हैं। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होता है स्टूडेंट्स का होता है, या खुद इसका एलॉबरेशन करके उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन समथिंग कुछ कॉन्सेप्ट टीच करते वक्त हम क्रॉप रोटेशन वगैरह एक आइडिया देकर हम बाकी के आइडिया आप ढूंढिए कैसे हम सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो खुद ब खुद वो जो है उस आइडिया को एलॉबरेट करते जाते हैं।
या नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फ्रीडम एंड फिजियोलॉजिकल फ्रीडम एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। यहाँ पर हमारे क्लासरूम का माहौल ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स शुड फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। अगर कितने भी क्वेश्चंस करें तो इसके लिए जो है हमें उन्हें मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये अगर इन्हें फ्रीडम फील होता है तो अपने क्वेश्चन को आसानी से टीचर तक पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पर जितनी ज़्यादा खुद एतमादी होती है उतनी ही क्रिएटिव होते जाते हैं। चंद एक बच्चे जो हैं बहुत क्रिएटिव होते रहते हैं, लेकिन वो शाई नेचर की वजह से या फिर लो कॉन्फिडेंस की वजह से अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो क्रिएटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आइडिया को उतनी आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स में जो है स्टेज फियर का कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे निकालने से दे बिकम वेरी क्रिएटिव। फिर जो है मोटिवेशन का मतलब जो है हौसला अफजाई। यहाँ पर उसके आइडियाज़ को मोटिवेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसे एक जस्ट वो सच यू विल फील लाइक रिवॉर्ड। तो उसे फिर से क्रिएटिविटी आगे ढूंढने के लिए जो है ये मौका मिलेगा या फिर उसे हौसला अफजाई मिलेगी। तो ये जो मेथड्स टू क्रिएट और फॉस्टर क्रिएटिविटी, इसके साथ साथ आप अपने ओन टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो सकता है या फिर प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है। ये वगैरह मेथड जो है क्रिएटिविटी इंक्रीज करते हैं। तो क्रिएटिविटी का मतलब है न्यू एंड नॉवल। सो वी शुड मोटिवेट देम, वी शुड गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस टू इंक्रीज देयर क्रिएटिविटी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होता है उतना स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी को आसानी से एक्सिबिट कर पाते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो हर एक जो तालिब इल्म है वो मुनफरिद है, अलग है, सबसे अलग है, अब या फिर उसके क्लासमेट से अलग होता है। यहाँ पर एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कॉमनली वी थिंक एक्सेप्शनल मीन्स फिजिकली डिसेबल या फिर स्पेशली एबल्ड ऐसे सोचते हैं, लेकिन इसमें कैटेगरीज देखिए। पहला जो है वो फिजिकली एक्सेप्शनल, दूसरा इंटेलेक्चुअल एक्सेप्शनल, तीसरा जो है सोशल एक्सेप्शनल एंड चौथा एजुकेशनली एक्सेप्शनल। तो यहाँ पर इसको वन बाय वन हम एलॉबरेट करते जाते हैं। तो पहला देखिए फिजिकल एक्सेप्शनल है। तो फिजिकली एक्सेप्शनल का मतलब चिल्ड्रन विद विजुअल चैलेंजेस, जो जिसकी बसारत कम हो या फिर वो नीम बसारत, ऐसे कुछ तलबा हो जिन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता या फिर कम दिखाई देता हो, वो तलबा इसमें आते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन विथ हियरिंग चैलेंजेस, यहाँ पर भी नीम समाई बच्चे या पूरी तरीक़े से जिनकी समात नहीं होती है ऐसे बच्चे आते हैं। फिर नेक्स्ट चिल्ड्रन चैलेंजेस इन स्पीच, कुछ जो होते हैं उन्हें स्पीच थेरापी, वो बात नहीं कर सकते ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। या फिर चिल्ड्रन विद ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस, या फिर ऑर्थोपेडिक का मतलब रिलेटेड टू बोन, और ऐसे जो होते हैं उन्हें फिजिकली हम एक्सेप्शनल कहते हैं। तो नेक्स्ट इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल का मतलब जो होता है यहाँ पर गिफ्टेड आते हैं। गिफ्टेड का मतलब जिनका IQ होता है अबव 120। सो जो हमारे क्लासरूम में हाइपर एक्टिव बच्चे जो एक बार में एक इंस्ट्रक्शन में ही सीख जाते हैं उन्हें हम गिफ्टेड कहते हैं। इनकी जो है मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होने की वजह से इनका IQ ज़्यादा होता है, और ये जो है अपनी उम्र क्रोनोलॉजिकल नॉर्मल उम्र से जो है ज़्यादा जहानत रखते हैं। मेंटल एज जो होती है वो क्रोनोलॉजिकल से ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चों को गिफ्टेड कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्लो लर्नर्स आते हैं। स्लो लर्नर्स के बाद मतलब होता है वो जो धीमे धीमे तरीके से सीखते हैं। फिर स्टूडेंट विद मेंटल चैलेंजेस, तो यहाँ पर जो देखिए बिलो 30 या फिर 30 से कम अगर किसी का IQ हो तो उनको हम अनट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहते हैं। हम किसी भी तरह जैसे यूजुअली हमारे नॉर्मल क्लासरूम में जो है इन्हें ट्रीट करना या फिर इंस्ट्रक्शन समझाना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें अनट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड बिलो 30 जो है उनका IQ होता है। फिर जो है क्रिएटिव चिल्ड्रन एंड अंडर अचीवर्स, ये तमाम जो है हमारे क्लासरूम में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है वो सोशली एंड इमोशनली एक्सेप्शनल।
सोशली मतलब माशराती तौर पर और जज्बाती तौर पर एक्सेप्शनल होते हैं। सोशली माल एडजस्टमेंट या फिर कोई ऐसे माशरे में होते हैं जिन्हें हमारे माशरे में एडजस्ट होने से प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल कोई और कल्चर में से आते हैं, इस कल्चर में आने में प्रॉब्लम होता है, या फिर अगर उनके पेरेंट्स या फैमिलीज दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं तो उन्हें भी वहाँ पर एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, या फिर वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, इस वहाँ तमाम कन्फ्यूजन जो होते हैं स्टूडेंट के दरमियान वो जो है सोशली माल एडजस्टेड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इमोशनली माल एडजस्टेड या फिर इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। यहाँ पर चंद एक बार ऐसा होता है पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो सिंगल पेरेंटिंग का जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पर स्टूडेंट जो है इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर अगर उनके एरिया में खुदा ना खासा कुछ वॉर वगैरह हो गई, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये भी जो है इमोशनली डिस्टर्बेंस के थ्रू जाते रहते हैं। या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम या फिर आसपास के इनके माहौल में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये इमोशनली डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स का होता है। इसका मतलब जो है ये बच्चे जिन्हें हम बचपन में कोई तरीक़े का क्राइम इनसे हो जाता है, दानिस्ता तौर पर या फिर नादानिस्ता तौर पर, मीन्स विलिंग और अनविलिंग, वॉलेंटरी और अनवॉलेंटरी, ऐसा कुछ इनके हाथ से क्राइम हो जाता है। ऐसे बच्चों को हम जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहते हैं। इनको भी जो है हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो है एक वक्त होता है जब ये क्राइम कर चुके होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिमिनल हैं, तो उनमें सही गलत सोचने की मुकम्मल तौर पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। तो वी शुड मॉडिफाई एट दैट टाइम, वी शुड वेरी केयरफुली हैंडल देम। तो जो है गलतियाँ होती रहती हैं, इंसान का मतलब गलतियाँ करता रहता है, तो वी शुड नॉट रिपीट दैट काइंड ऑफ मिस्टेक्स। उनको जो है वो मॉरल वैल्यूज़ देकर वापस हमें उसे नॉर्मल चिल्ड्रन में लाना चाहिए। नेक्स्ट जो है एजुकेशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। यहाँ पर देखिए एजुकेशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया वगैरह जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, इनको जो हम एजुकेशनली एक्सेप्शनल कहते हैं। तो इस टॉपिक का नाम जो है वो देखिए एजुकेशन फॉर द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो इन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए हमें कैसी एजुकेशन देनी चाहिए? नथिंग बट इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन। The main aim of inclusive education is to teach the students with disabilities and without disabilities in a single classroom. तो यहाँ पर वे शुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेशली एबल्ड, से हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं उनको, और नॉर्मल बच्चों के बीच में हम कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसे कोप अप करने के लिए वी हैव टू ट्रेन आवर टीचर्स। सो यहाँ पर जो है हम टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग देनी चाहिए टू कोप अप विद दिस टाइप ऑफ क्लासरूम सिचुएशंस। सो आवर क्लासरूम इज़ फुल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हर एक तालिबन, अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं तो वो 40 भी अलग खुद एक शख्सियत है। तो कोई भी किसी से सिमिलर होना बहुत कम बात होता है, किसी की सोच मिलती है या फिर किसी का तरीक़ा मिलता है, तो अक्सर ये इनफरादी या फिर मुनफरिद तौर पर ही हमें कंसिडर करना होता है। यहाँ पर टीचर को जो है वो स्पेशल एजुकेशन के बारे में इनरिचमेंट प्रोग्राम्स देने चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए फिज़िकली जो चैलेंज जो होते हैं उनके लिए हम हियरिंग एड्स और समथिंग हेल्पिंग एड्स जो यूज़ करें, हियरिंग और विजुअल और समथिंग जो चल नहीं पाते, ऐसे लोकोमोशन डिवाइस वगैरह देकर हम उनको नॉर्मल क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एम ऑफ आवर इंक्लूसिव एजुकेशन। थैंक यू। एंड finally a very best of luck to all aspirants। अल्लाह आप तमाम को कामयाब करे। तो एग्ज़ाम होने के बाद इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आएगा तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में या फिर पर्सनली हमारे इनबॉक्स नंबर्स पे जो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो है या फिर अपनी जो राय है ओपन माइंडेड के साथ हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि